नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के लिए और साथ ही साथ जो पेट का एग्जाम है उसके लिए हम आपको विज्ञान विषय के प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो करा रहे हैं। तो इससे पहले के प्रश्न जो देखे थे हमने, साइड में आई बटन में 30 प्रश्नों वाला पिछला पार्ट आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के 30 प्रश्न, जिसमें हम 151 से 180 तक प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 151 से। प्रश्न कह रहा है कि यदि केस नली का व्यास जस्ट डबल कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की जो ऊंचाई है वो जो है वो कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है, आधी रह जाती है, वही रहती है, या फिर शून्य हो जाती है? इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। बताना है आपको केस नली के संदर्भ में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो यदि केस नली का व्यास जो है वो दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जो जल सतह है उसकी ऊंचाई जो है जस्ट आधी रह जाएगी। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 152 प्रश्न आपका है कि श्यानता जो है उसकी इकाई जो है वो है पॉइज है, पास्कल है, पॉइजुली है, या फिर इनमें से कोई नहीं। श्यानता की आपसे इकाई जो है यहाँ पर पूछी गई है। वैसे भी आप देखेंगे तो इकाई से संबंधित एक ना एक प्रश्न पूछ लिया जाता है हर बार, तो इकाई आपको लगभग सभी की याद ही होनी चाहिए। आंसर की बात करते हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन पहला वाला यानी कि पॉइज जो है वो बिल्कुल सही होगा। श्यानता की इकाई पॉइज जो है वो होती है। 153 प्रश्न है कि जब दो भिन्न भिन्न जो व्यास हैं उनके केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर जो चढ़ा द्रव है उसकी जो ऊंचाई है वो दोनों केस नली जो है उसमें बराबर होगी, अधिक व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, कम व्यास वाली जो केस नली है उसमें अधिक होगी, या फिर जल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? तो बताइए कि दो भिन्न भिन्न व्यास के जो केस नली हैं उनको अगर आप किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोएं तो उसमें जो चढ़ा हुआ द्रव है उसकी ऊंचाई जो है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो बात कर लेते हैं उत्तर की। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि कम व्यास वाली जो केस नली है उसमें अधिक जो है वो होगी। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अच्छा, एक चीज सदैव ध्यान रखिएगा कि जैसे केस नली की यहाँ पर बात हो रही है, तो केस नली अच्छा सबसे पहले होता क्या है? तो ये आप कहेंगे एक अत्यंत सूक्ष्म अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाली नली होती है। और इसमें जो भी द्रव की अगर बात करें, यानी कि जो केस नली उसका जो तल ऊपर नीचे उठता है, ये ऊपर उठता है या नीचे गिरता है, तो वो किस पर डिपेंड करता है? तो आप ये कहेंगे द्रव जो है उसकी प्रकृति पर जो है वो निर्भर करता है, जैसे कि अभी ऊपर हमने इस पर बेस्ड प्रश्न भी देखे। 154 प्रश्न है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी बहुत जाता है। बताइए कि दाब में अंतर के कारण, केशिकीय घटना के कारण, तेल की कम श्यानता के कारण, या फिर तेल में कार्बोक्सिल समूह के कारण? तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? बात करते हैं चलिए उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से केशिकीय घटना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। केशिकीय घटना के कारण ही आप देखेंगे, जैसे कि कोई दिया होता है, दिया में आप देखते हैं उसमें बाती डाली जाती है और फिर क्या किया जाता है, उसमें जो तेल होता है वो भर दिया जाता है। तो जो तेल भरा रहता है उसमें ये जो बाती होती है वो डूबी रहती है। तो लैंप की जो बत्ती होती है उसमें जो तेल होता है वो इसी बाती के सहारे ही, इसी बत्ती के सहारे ही तो ऊपर चढ़ता है। तो ये जो घटना होती है वो केशिकीय घटना जो है होती है। लैंप की बात हो जाए या आप दिया देखते हैं, दिया जलाया जाता है, उसमें भी सेम चीज होती है, तेल ऊपर चढ़ता है उसी के थ्रू, तो वो केशिकीय घटना जो है वो होती है। 155 प्रश्न कह रहा है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। कहने का मतलब ये है कि लोहे की सुई इतनी हल्की होती है फिर भी डूब जाती है, और जहाज इतना भारी होता है पर वो तैरता रहता है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ये आपको बताना है। पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, केपलर का सिद्धांत, या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम? अच्छा प्रश्न है, चार ऑप्शन में बताना है कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या? तो कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव में
पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में जो कमी है उसका आभार होता है, और भार में जो आभासी कमी होती है वो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये आर्किमिडीज जो है उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो यही आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो इस रीजन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 156 प्रश्न देखते हैं कि आर्किमिडीज का जो नियम है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लवन का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, या करंट व वोल्टेज में संबंध। मैंने अभी आपको बता ही दिया आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या। अब उस आधार पर स्वयं से सोचिए कि वो इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात कर लेते हैं आंसर की, तो आपका पहला ही ऑप्शन प्लवन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आर्किमिडीज का जो नियम है वो प्लवन जो है इससे संबंधित जो है वो है। इंग्लिश में हम इसे फ्लोटेशन जो है वो कहते हैं। और इसी के अलावा ऑप्शन में उत्प्लावक बल दिया होगा तो बुएंट फोर्स कहते हैं, घनत्व को डेंसिटी कहते हैं। तो ये प्लवन आपका सही होगा। 157 प्रश्न देखते हैं कि जब कोई वस्तु जो है किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी जो है वो प्रतीत होती है, तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है वो यहाँ पर पूछा गया है। अभी मैंने पूरा सिद्धांत भी आपको बता दिया था, तो उम्मीद करते हैं कोई भी इस प्रश्न को गलत जो है वो नहीं करेगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यही मैंने अभी आपको बताया भी था। 158 प्रश्न कह रहा है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक जो हैं कौन इनमें से हैं? आर्किमिडीज हैं, न्यूटन है, लुई पाश्चर हैं, या फिर इनमें से सभी। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो पहला ही आपका ऑप्शन आर्किमिडीज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है वो है। 159 प्रश्न है कि द्रव में आंशिक या फिर पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोस के द्रव्यमान पर, ठोस के भार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको कि द्रव में आंशिक या फिर पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा जो प्राप्त उछाल होता है ना उसकी मात्रा किस पर जो है वो डिपेंड करती है। बात कर लेते हैं उत्तर की चारों ऑप्शन में। तो पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ठोस द्वारा हटाए गए जो द्रव है उसकी मात्रा पर जो है ये निर्भर करता है कि कितना उसके द्वारा द्रव हटाया जा रहा है, तो उस द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। 160 प्रश्न है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण जो है वो क्या है? अभी सुई वाला हमने देखा था प्रश्न, उसी पर ही बेस्ड प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही होगा। सभी प्रश्न आप देख रहे हैं तो स्टेटमेंट बेस्ड ही हैं, जिससे आपका कंसेप्ट भी और साथ ही में क्लियर होते जाएंगे। तो चार ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का रीजन ये होता है कि जो लोहा होता है वो जो जहां पर आप जैसे डुबोते हैं उसे, तो वो वहां का जो जल होता है उसको विस्थापित करता है। तो लोहे द्वारा जो विस्थापित जल का भार है वो लोहे के भार से क्या होता है, कम होता है। इसी कारण वो क्या लोहा होता है, डूब जाता है। तो पहला वाला आपका ऑप्शन सही होगा कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है और लोहा अधिक भारी होता है इसीलिए डूब जाता है। और नाव में ऐसा नहीं होता है, नाव का शेप इस प्रकार से होता है, तो वो जो हटाता है उसके कंपैरिजन में आपका नाव जो है वो तैरती रहती है। 161 प्रश्न देखते हैं कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर, या फिर घनत्व के बराबर। सेम अभी हमने इसी कंसेप्ट पर बेस्ड प्रश्न भी देखा। तो जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा कि कोई नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। तो बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो वह अपने आयतन के बराबर, पहला वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा।
कि यदि कोई नाव जो है वो जो पानी हटाती है ना, विस्थापन का कार्य करती है, वो अपने आयतन के बराबर पानी हटाती है, तो आप क्या कहेंगे, वो नाव डूब जाएगी। 162 प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि महान वैज्ञानिक जो आर्किमिडीज हैं वो किस देश से संबंधित थे। आई थिंक यही प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था। तो ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या ग्रीस, इस प्रकार से 4 ऑप्शन भी थे। बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कि आर्किमिडीज जो है वो किस देश से संबंधित थे, तो आपका ग्रीस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 163 कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या होता है। असंजक बल का अभाव होता है, पृष्ठ तनाव होता है, आपस में मिल नहीं सकते, या फिर तेल की अपेक्षा जल जो है वो हल्का होता है। तो बताना है पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण जो है वो क्या होता है। बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा, तो आप कहेंगे जो असंजक बल होता है उसका अभाव जो है इसका कारण होता है। इसी रीजन से जो पानी की बूंदें होती हैं वो तैलीय पृष्ठों पर जो है वो नहीं चिपकती हैं। अब यहाँ पर अच्छा आया है तो बात भी कर लेते हैं। 2 टाइप के बल होते हैं, एक असंजक बल होता है और एक आपका ससंजक बल होता है। एक एक लाइन केवल इनके बारे में अपने दिमाग में रखिए कि जब ससंजक बल की बात की जाए इसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोहेसिव। तो कोहेसिव फोर्स जो होता है वो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। जब आपसे कहा जाए एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या है, तो आप कहेंगे ससंजक बल। और जब भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, तो असंजक बल। असंजक बल को हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं, ADHESIVE। तो ये जो है आपका जो असंजक बल होता है वो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। 164 प्रश्न है, तुल्यकारी उपग्रह जो है वो घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर पश्चिम से पूर्व वाला जो है वो सही होगा। जो तुल्यकारी उपग्रह हैं वो घूमते हैं पृथ्वी के गिर्द किस तरफ से, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है वो घूमते हैं। अगला प्रश्न 165 है कि जो पहिया होता है उसमें बॉल बेरिंग जो है उसका कार्य क्या होता है। घर्षण को बढ़ाना होता है, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना होता है, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना होता है, या फिर मात्र सुविधा के लिए जो है वो होता है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य जो है वो क्या होता है। बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही होगा, यानी कि स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना जो है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 166 प्रश्न कि जेट इंजन और रॉकेट के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इन पर विचार करना है, नीचे बताना है कौन सा इनमें सही है। पहला कह रहा है कि जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए जो आसपास की वायु है उसका यूज करता है, परिवेश की वायु का यूज करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। ये आपका पहला कथन है। दूसरा कह रहा है कि जो रॉकेट है वो अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में जो है और ईंधन में वहन जो है वो करता है। तो बताना है इन कथनों में से कौन सा जो है वो सही है, केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दूसरा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में। तो पहला भी आपका बिल्कुल सही है क्योंकि सही पूछा गया है, और दूसरा भी। तो ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। दोनों ही कथन को ध्यान रखिएगा। 167 प्रश्न कह रहा है कि पानी जो है उसके एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। जैसे कि एक ग्लास रखी हुई है, अब इस पानी का एक ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं, बर्फ का एक टुकड़ा इसमें डाल देते हैं। अब आप बर्फ का टुकड़ा डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो बर्फ भी तो आपकी इसमें पड़ी हुई है और धीरे धीरे बर्फ पिघलेगी। लिखा है ना आगे कि जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो बर्फ है ये भी पानी
बन जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, कम होगा, उतना ही रहेगा या फिर पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, अच्छा प्रश्न है। तो बात करते हैं, चलिए उत्तर की चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो आप कहेंगे जो पानी का लेवल है वो उतना ही जो है वो रहेगा, उस पर कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा, कि जब आपने टुकड़ा डाला है तो वो ऑलरेडी लेवल जो है अपना सेट कर चुका है। क्योंकि प्रश्न में ये नहीं कह रहा है कि टुकड़ा डालने के बाद, ये लिखा है ना कि पानी के गिलास में बर्फ का टुकड़ा ऑलरेडी तैर रहा है, और जब बर्फ पिघलती है तो जो तैर रहा है, जितना ऊंचाई उसने ले रखी है, वो पिघलने के बाद जो पानी का स्तर है वो आपका उतना ही जो है वो रहेगा। काफी लोग इसमें कंफ्यूज होके बढ़ेगा लगा देते हैं, तो गलत ना करिएगा। 168 प्रश्न कह रहा है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो इसका जस्ट 3 गुना आपका ऑप्शन नंबर सी वाला 29.4 मीटर प्रति सेकंड, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। 169 आपका प्रश्न है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलो है, गुरुत्व जनित जीई का मान 10 मीटर सेकंड की पावर -1 दे रखा है, और अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जो है वो जीई अपॉन 6 है, तो चंद्रमा में वस्तु जो है उसका द्रव्यमान जो है वो क्या होगा? यहाँ पर जो जीई है, जी मतलब ग्रेविटी है, ई मतलब अर्थ है। आप जानते हैं 1/6 होता है, इस पर बेस्ड प्रश्न भी मैंने आपको कराया था। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका कहेंगे सी वाला 100 किलो जो है वो आंसर आपका सही हो जाएगा। द्रव्यमान और भार का कंसेप्ट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था आपको, कि आपको बताया था बहुत प्रश्न घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, आपको अपना दिमाग स्थिर रखना है। 170 प्रश्न देखते हैं। पावर शक्ति का एसआई मात्रक वॉट किसके समतुल्य है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से। तो सी वाला आपका ऑप्शन किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3, ये जो है वो सही होगा। देखते हैं, चलिए हमारा अगला प्रश्न 171 प्रश्न कह रहा है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो है वो किस प्रकार का हो जाएगा? अधिक लंबा हो जाएगा, अधिक छोटा हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा या फिर वही रहेगा? भारहीनता की अवस्था जो है वो पूछी गई है। अच्छा प्रश्न है। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की भारहीनता की स्थिति में, तो आप कहेंगे जो आकार है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही का वही आकार जो है उसका मोमबत्ती का जो है वो रहेगा। 172 प्रश्न कह रहा है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण जो है वो क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का जो पृष्ठ तनाव है वो जल की अपेक्षा कम है, या फिर तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा, कि जो तरल लिक्विड है उसका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, इसीलिए केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल जो है वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया कि तरल जो द्रव होता है उसी पर निर्भर करता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था। 173 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व जो है वो एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, या फिर पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन डी वाला जो है वो सही होगा, कि पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो केशिकत्व जो है वो एकमात्र इसका कारण जो है वो नहीं है, बाकी जो कारण है उसमें आते हैं। 174 प्रश्न अच्छा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस, आइंस्टीन। आसान सा प्रश्न है, किसी का भी जो है वो गलत नहीं होगा। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। आप सभी जानते हैं न्यूटन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूटन के ही आपके जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम।
175 प्रश्न कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का आशय जो है वो क्या है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम आखिर क्या होता है। ऑप्शन ए बी सी डी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आप कहेंगे कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है, केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप इसे परिवर्तित जो है वो कर सकते हैं। तो यही ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। 176 पृथ्वी का पलायन वेग पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ये भी प्रश्न मैंने आपको कराया है, उदाहरण सहित कराया है, तो किसी का ये भी गलत नहीं होगा। उत्तर की बात करते हैं तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है ये पलायन वेग होता है, पृथ्वी का पलायन वेग। इस वेग से कोई पिंड को आप फेंकेंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी का है उससे बाहर जो है वो निकल जाएगा। 177 प्रश्न है कि पास्कल इकाई जो है वो किसकी होती है, आर्द्रता, दाब, वर्षा या तापमान। ये इकाई पूछी बहुत जाती है, तो बताइए। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आप कहेंगे दाब की इकाई होती है पास्कल। ध्यान रखिएगा, ये इकाई पूछी जाती है। 178 प्रश्न देखते हैं, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो है वो समतुल्य किसके होगा। 0.1 बार के, 1.0 बार के, 10.0 बार के या फिर 100.0 बार के। अलग अलग 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं, तो पहला ही आपका ऑप्शन 0.1 जो बार है ये जो है आपका सही होगा। 2 प्रश्न हमारे और रह गए हैं। 179 प्रश्न आपका है, क्यूसेक से आप क्या समझते हैं। जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या फिर जल की मात्रा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की आपका, तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर जल का बहाव जो है वो सही हो जाएगा। इस चीज को भी समझिए, जो क्यूसेक होता है वो पानी के बहाव की इकाई है। ये तो आपको यहाँ से प्रश्न से समझ में आ रहा है। पर अगर एक क्यूसेक की बात करें तो एक क्यूसेक का अर्थ होता है प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव। प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव। लीटर में मापते हैं तो 28.31 समथिंग जो है आपका आता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, वीडियो पसंद आया हो, प्रश्न अच्छे लगे हो, तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे से प्रश्न प्रैक्टिस कराते रहें। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 180 प्रश्न आपका है, लास्ट है इस वीडियो का, कि किसी पिंड का जो भार है वो पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है या फिर मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। आंसर की बात कर लेते हैं, तो आप कहेंगे कि ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। इस पर बेस्ड एग्जाम्पल भी काफी तरीके से पूछे जाते हैं। तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ये जो है वो ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि आपको बताना है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। रबड़ है, गीली मिट्टी है, स्टील है या फिर प्लास्टिक है। एबीसीडी करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चाहे तो आप ऑप्शन टाइप करके बता सकते हैं, चाहे तो एबीसीडी के फॉर्म में भी अपना आंसर बता सकते हैं। तो वीडियो के मेन कमेंट में सभी लोग बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट वाले पार्ट में, इसका जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं। तो नहीं पता है सर्च कीजिए, इधर उधर देखिए, क्योंकि सर्च करने से भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो इसी के साथ आज के हमारे सभी प्रश्न समाप्त हुए। 30 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे, अपना स्कोर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।